अस्सलाम वालेकुम। इस लेक्चर में हम फिज़िक्स के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स को देखेंगे जो एवरीडे साइंस के साथ रिलेट करते हैं। एवरीडे साइंस से मुराद हमें मालूम है कि फ़िज़िकल और बायोलॉजिकल साइंसेस का वो नॉलेज है जिसको हम अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी के साथ रिलेट करते हैं या कहीं ना कहीं हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में यूज़ होता है। फ़िज़िक्स फ़िज़िकल साइंसेस का एक बड़ा इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है। इसको हम नेचुरल साइंस भी कहते हैं। ये बड़ा एक वास्ट और ब्रॉड सब्जेक्ट है। यहाँ पे हम सबसे पहले देखते हैं कि फ़िज़िक्स है क्या। फ़िज़िक्स में हम बेसिकली स्टडी क्या करते हैं। तो फ़िज़िक्स में हम मैटर, एनर्जी और इन दोनों चीज़ों के आपस में रिलेशन को हम स्टडी करते हैं। मैटर से मुराद ये है कि एवरीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस इज़ कॉल्ड मैटर। हर वो चीज़ जो जगह घेरती है वो मैटर है। वो एक पेंसिल है, वो एक चेयर है, टेबल है, हर चीज़ जो जगह रखती है उसको हम मैटर कहते हैं। एनर्जी वो फिज़िकल क्वांटिटी है जो कोई भी काम करने के लिए रिक्वायर्ड होती है। अब इन दोनों के रिलेशन को और इन दोनों क्वांटिटीज़ को सेपरेटली स्टडी करने को हम फिज़िक्स कहते हैं। फ़िज़िक्स की हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में क्या अहमियत है। हर जगह हम कहीं ना कहीं फ़िज़िक्स को ज़रूर देखते हैं। हमारे फ़ैन, हमारे बल्ब्स, हमारे इलेक्ट्रॉनिक अप्लाइंसेस, द मोटर कार यू ड्राइव, हर जगह हर चीज़ में आपको फ़िज़िक्स नज़र आती है। तो ये जो ब्रांच ऑफ साइंस है ये इतना ज़्यादा अब वास्ट हो चुका है कि इसके नंबर ऑफ़ ब्रांचेस हैं। एटॉमिक लेवल से लेके हम यूनिवर्स के लेवल तक जो स्टडी करते हैं वो सारा फिज़िक्स के अंडर आता है। तो यहाँ पे हम इसके कुछ सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट्स देखेंगे जो आपको एवरीडे साइंस में हेल्प करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि मोशन और रेस्ट क्या है। कोई भी चीज़ जो अपनी पोजीशन चेंज नहीं करती हम कहते हैं कि ये रेस्ट पोजीशन में है, और कोई भी बॉडी अगर वो अपनी पोजीशन चेंज कर रही है तो हम कहते हैं कि ये मोशन में है। अब ये रिलेटिव कॉन्सेप्ट है रेस्ट और मोशन का। रिलेटिव कॉन्सेप्ट से मुराद ऐसा कॉन्सेप्ट होता है जो किसी एक ऑब्जर्वर के लिए और हो और किसी दूसरे ऑब्जर्वर के लिए वो मुख्तलिफ हो, यानी एक ही इवेंट दो ऑब्जर्वर्स के लिए डिफरेंट हो। ऐसे कॉन्सेप्ट को हम रिलेटिव कॉन्सेप्ट कहते हैं। अब मोशन के टाइप्स कितने हैं। मोशन कई तरह की होती है। मोशन स्ट्रेट लाइन में भी होती है, मोशन कर्व्ड पाथ में भी होती है, मोशन रैंडम भी होती है, मोशन वाइब्रेशंस भी हो सकती हैं। तो हम इसके बेसिकली इसको 3 टाइप्स में डिवाइड कर लेते हैं कि अगर आप एक स्ट्रेट पाथ के ऊपर मूव कर रहे हैं तो ये स्ट्रेट लाइन मोशन है जिसको हम लीनियर मोशन भी बोलते हैं। अगर आप एक सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहे हैं तो वो सर्कुलर मोशन है। और अगर आप कोई बॉडी सिर्फ वाइब्रेट कर रही है एक फिक्स्ड पोजीशन के गिर्द तो उसको हम वाइब्रेटरी मोशन कहते हैं। और इन तीनों तरह के जो मोशंस के डायनामिक्स हैं वो अलग अलग होते हैं। अब फिज़िकल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं। ऐसी क्वांटिटीज़ जो मेजरेबल होती हैं, जिनको हम मेजर कर सकते हैं, उनको हम फिज़िकल क्वांटिटीज़ कहते हैं। जैसे आप वेट मेजर कर लेते हैं, लेंथ मेजर कर लेते हैं, ये मेजरेबल क्वांटिटीज़ हैं, ये फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ होंगी। और जो क्वांटिटीज़ मेजर नहीं की जा सकती उनको हम फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ नहीं कहते। जैसे इमोशंस आप मेजर नहीं कर सकते तो इसलिए वो फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ नहीं हैं। अब फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ को हम उनकी मेजरमेंट के अकॉर्डिंग दो टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक स्केलर्स हैं और एक वेक्टर्स हैं। कुछ क्वांटिटीज़ ऐसी होती हैं जिनकी अगर आप सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट बता दें तो वो कम्प्लीटली डिस्क्राइब हो जाती हैं। मसलन आप किसी चीज़ का मैस बताते हैं 10 kg, तो 10 इसमें न्यूमेरिकल वैल्यू है, kg यूनिट है और ये कम्प्लीटली डिस्क्राइब्ड है। अब कुछ क्वांटिटीज़ ऐसी होती हैं जिनमें सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट बताना काफ़ी नहीं होता, बल्कि हमें डायरेक्शन भी बतानी पड़ती है। जैसे वेलोसिटी आप बताते हैं कि कोई कार है वो 50 मीटर्स पर सेकंड से मूव कर रही है, तो अब 50 मीटर्स पर सेकंड के साथ साथ हमें जब तक डायरेक्शन नहीं बताएंगे तो ये डिस्क्रिप्शन कंप्लीट नहीं है। तो ऐसी क्वांटिटीज़ जिनमें हमें डायरेक्शन बताना मस्ट होता है उसको हम वेक्टर्स कहते हैं या वेक्टर क्वांटिटीज़ कहते हैं। अब फिज़िक्स में बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ग्रेविटी का।
ये न्यूटन ने इसको डिस्कवर किया। ये एक नेचुरल फोर्स है। इससे पहले गैलीलियो ने भी इस पे कुछ काम किया था कि इससे मुराद ये है कि हर चीज़ ज़मीन के मरकज़ की तरफ आती है, या ज़मीन हर चीज़ को अपने मरकज़ की तरफ खींचती है, अपनी तरफ खींचती है। इसको कहते हैं हम फोर्स ऑफ ग्रेविटी, या ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन ऑफ अर्थ भी हम इसको कहते हैं। अब ये तो ये एक फ़ोर्स है। इस फोर्स की मैग्नीट्यूड क्या होगी? ये फोर्स अगर दो बॉडीज़ के दरमियान ये फोर्स एक्ट कर रही है तो उन दो बॉडीज़ के मैसेज का इसके ऊपर क्या रिलेशन होगा, या उन दो बॉडीज़ के दरमियान डिस्टेंस से इस फोर्स पे क्या फ़र्क पड़ेगा। ये सारा डिस्क्राइब किया न्यूटन ने लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के ज़रिए। लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या है कि दो बॉडीज़ के दरमियान फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन एक्ट करती है जो उन दोनों बॉडीज़ के मैसेज के डायरेक्टली रिलेटेड होती है। यानी जितना ज़्यादा मैस होता है उतनी ज़्यादा फोर्स ऑफ ग्रेविटी होगी, और इन दोनों बॉडीज़ के दरमियान जो डिस्टेंस होगा उनके इन्वर्सली रिलेटेड है। यानी अगर डिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगा तो फोर्स कम हो जाएगी। इन्वर्सली रिलेटेड में एक क्वांटिटी बढ़ती है तो दूसरी क्वांटिटी कम होती है। अगर डिस्टेंस कम होगा दो बॉडीज़ के दरमियान तो फोर्स ज़्यादा होगी। तो हमें ये मालूम है कि जैसे जैसे हम हाइट की तरफ जाते हैं ग्रेविटी की वैल्यू कम होती है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी कम होती है। तो इसका मतलब ये होता है कि आप ज़मीन से दूर जा रहे हैं, ज़मीन और आपके दरमियान में डिस्टेंस कम हो रहा है, जिससे जी की वैल्यू डिस्टेंस ज़्यादा हो रहा है, डिस्टेंस ज़्यादा होने से जी की वैल्यू कम होती है। अब हम देखते हैं फ्रीली फॉलिंग बॉडीज़, यानी फ्री फॉल का क्या कॉन्सेप्ट है। फ्रीली फॉलिंग बॉडीज़ से मुराद ऐसी बॉडीज़ होती हैं जिनके ऊपर सिर्फ फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्ट कर रही होती है, कोई और दूसरी फोर्स एक्ट नहीं कर रही होती। अगर आप किसी बॉडी को एक हाइट से ड्रॉप करें तो इनिशियली तो आपने उसको कोई पुश दिया, लेकिन उसके बाद उसके ऊपर कोई और फोर्स एक्ट नहीं कर रही, बल्कि उसके ऊपर सिर्फ फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन एक्ट कर रही है। तो उस फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन की वजह से तो ऐसी बॉडीज़ को हम फ्रीली फॉलिंग बॉडीज़ कहते हैं। ये बॉडीज़ के ऊपर चूँकि जी की वैल्यू कांस्टेंट होती है तो ये एक साथ ज़मीन तक आती हैं, यानी इनका अगर मैसेज में फ़र्क भी होगा तो भी ये बॉडीज़ एक साथ ही फॉल करती हैं। तो फ्री फॉल कंडीशन से मुराद ये है कि जब किसी बॉडी के ऊपर सिर्फ फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्ट कर रही होती है और कोई दूसरी फोर्स एक्ट नहीं कर रही होती, तो उसको हम फ्री फॉल कहते हैं। अब हम देखते हैं लॉज ऑफ मोशन। लॉज ऑफ मोशन, इनको हम लॉज ऑफ नेचर भी कहते हैं। ये भी न्यूटन ने ही हमें दिए थे ये लॉज ऑफ मोशन। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन ये है कि अगर कोई बॉडी मोशन में है यानी मूव कर रही है तो वो तब तक रेस्ट पोजीशन में नहीं आएगी जब तक हम कोई एक्सटर्नल फोर्स लगा के उसको रोक ना दें, और अगर कोई बॉडी रेस्ट पोजीशन में है तो वो तब तक मूव नहीं करेगी जब तक हम उसको कोई फोर्स लगा के मोशन में ना ले आएँ। ये फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है। इसको हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। इनर्शिया प्रॉपर्टी है मैस की, यानी जितना ज़्यादा किसी बॉडी में मैस होगा उतना ज़्यादा इनर्शिया होगा, और इनर्शिया चेंज को रेजिस्ट करता है। मसलन अगर कोई बॉडी मूव कर रही है तो इनर्शिया ये चाहता है कि वो बॉडी मूव ही करती रहे, और अगर कोई बॉडी रेस्ट पोजीशन में है तो उसका इनर्शिया ये चाहता है कि वो रेस्ट पोजीशन में ही रहे। इसीलिए आपने देखा होगा कि हैवी बॉडीज़ को मोशन में लाना मुश्किल होता है और हैवी बॉडीज़ को मोशन से रोकना भी मुश्किल होता है। ये इनर्शिया की वजह से होता है, क्योंकि इनर्शिया की वजह से मैस ज़्यादा होने की वजह से उनका इनर्शिया भी ज़्यादा होता है। सेकंड लॉ ऑफ मोशन ये फोर्स को डिस्क्राइब करता है। फोर्स क्या चीज़ है? फोर्स वो क्वांटिटी है जो हमें चाहिए होती है किसी बॉडी को मूव करवाने के लिए, या मोशन रोकने के लिए, या डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज करने के लिए। तो अब ये फोर्स की किस तरह से हम इसको देखेंगे, इसका रिलेशन क्या होगा, उसको सेकंड लॉ ऑफ मोशन में न्यूटन ने डिस्क्राइब किया कि जब आप किसी बॉडी के ऊपर फोर्स लगाते हैं तो वो बॉडी एक्सेलरेट करती है। एक्सेलरेट करने से मुराद ये है कि उसकी स्पीड या वेलोसिटी में इंक्रीज़ होता है, इजाफा होता है। तो जब आप फोर्स लगाते हैं तो जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है, यानी बॉडी एक्सेलरेट करती है,
वो फोर्स के डायरेक्टली रिलेटेड होती है। यानी जितनी ज़्यादा आप फोर्स लगाते हैं उतना ज़्यादा एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है, और एक्सेलरेशन मैस के इन्वर्सली रिलेटेड होता है। ठीक है, यानी अगर मैस ज़्यादा है तो एक्सेलरेशन कम प्रोड्यूस होगा, अगर मैस कम है तो एक्सेलरेशन ज़्यादा प्रोड्यूस होता है। इसीलिए लाइट बॉडीज़ को एक्सेलरेट करवाना आसान होता है और हैवी बॉडीज़ को एक्सेलरेट करवाना मुश्किल होता है। अब थर्ड लॉ ऑफ मोशन है, इसको हम एक्शन और रिएक्शन का लॉ भी कहते हैं, कि जब भी कोई एक्शन हम किसी बॉडी पे करते हैं तो उसका रिएक्शन भी आता है, और एक्शन और रिएक्शन इक्वल अमाउंट में, लेकिन डायरेक्शन उनकी ऑपोजिट होती है। अब उसके बाद हम देखते हैं टॉर्क। टॉर्क क्या चीज़ है, ये भी मोशन से ही रिलेटेड है। अगर फोर्स लगाने से कोई बॉडी मूव करती है और उस मोशन की में टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस होता है तो उसको हम टॉर्क कहते हैं। मसलन आप डोर खोलते हैं तो वो डोर में एक टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस होता है तो वो टॉर्क है। तो जहाँ पे भी थोड़ा रोटेशन प्रोड्यूस होगी उसको हम टॉर्क कहेंगे। गाड़ी का स्टीयरिंग व्हील है, वहाँ पे आप उसको फोर्स लगा के घुमाते हैं तो रोटेशन प्रोड्यूस होती है, तो टॉर्क प्रोड्यूस होता है। अब हम देखते हैं सैटेलाइट्स। सैटेलाइट्स क्या हैं? सैटेलाइट्स दो तरह के होते हैं, एक तो नेचुरल हैं, एक आर्टिफिशियल हैं। नेचुरल वो हेवनली बॉडीज़ हैं जो किसी प्लैनेट के गिर्द रिवॉल्व करती हैं। तो हमारी ज़मीन का जो नेचुरल सैटेलाइट है वो मून है। ये एक फिक्स्ड ऑर्बिट्स के अंदर प्लैनेट्स के गिर्द रिवॉल्व करते हैं। और आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स वो होते हैं जिनको ज़मीन से लॉन्च किया जाता है, डिफरेंट ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करते हैं। वो आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स होते हैं, और वो ए नंबर ऑफ सैटेलाइट्स जो हैं जो ज़मीन से भेजे जा चुके हैं स्पेस में। वर्क से ये मुराद है कि एक तो आप किसी दो एसेंशियल्स हैं वर्क के फिज़िक्स के अकॉर्डिंग, कि एक तो फोर्स आप लगाएं किसी चीज़ के ऊपर, और फिर उस फोर्स की वजह से मोशन भी प्रोड्यूस हो। फोर्स लगाने से मोशन भी अगर प्रोड्यूस होती है तो वर्क समझा जाएगा कि हुआ है। अगर फोर्स लगाने से कोई बॉडी मूव नहीं करती तो खा कितनी भी फोर्स लगा दी जाए वर्क नहीं होगा। अब हम देखते हैं एक प्रिंसिपल है फिज़िक्स में बड़ा इम्पॉर्टेंट, इसको आर्किमिडीज प्रिंसिपल बोलते हैं। आर्किमिडीज का असूल भी आपने सुना होगा कि जब भी कोई बॉडी पानी के अंदर हम उसको आपने देखा होगा कि आप अगर एक सुई पानी में फेंकते हैं या कोई जिसका एरिया कम हो, कोई ऐसी बॉडी आप फेंकते हैं तो वो पानी में डूब जाती है, जबकि जो ज़्यादा वॉल्यूम वाले ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो पानी के ऊपर तैरते रहते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? कोई भी बॉडी जब आप उसको पानी की सरफेस के ऊपर रखते हैं तो जितना उस बॉडी का वॉल्यूम होता है, यानी जितनी वो जगह घेर रहा होता है, वो उतना पानी डिस्प्लेस करता है। अब जितना पानी उस बॉडी के वॉल्यूम के जितना वो डिस्प्लेस करता है, वो नीचे से अपवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स लगाता है जिसको अप थ्रस्ट भी बोलते हैं। अब अगर वो अप थ्रस्ट उस बॉडी के वेट से ज़्यादा हो तो वो बॉडी फ्लोट करती है। अगर वो अप थ्रस्ट बॉडी के वेट से कम हो तो बॉडी ड्रॉन कर जाती है। इसीलिए जो बड़े जहाज़ होते हैं वो इस तरह डिज़ाइन किए जाते हैं कि वो इतना ज़्यादा वाटर डिस्प्लेस कर दें तो जो अप थ्रस्ट प्रोड्यूस हो वो बहुत ज़्यादा हो, इतनी ज़्यादा हो कि वो उन जहाज़ों के बहरी जहाज़ों के वेट से ज़्यादा हो और वो फ्लोट करते रहें, वो ड्रॉन ना हो। अब जो सबमरीन्स होती हैं, आबदोज़ होती है, वो आपने देखा कि वो पानी के अंदर भी जाती है और वो बाहर भी। तो उसको उसके अंदर इजाफी टैंकर्स होते हैं जिनको अगर वाटर से फिल कर लिया जाए तो वो पानी के अंदर चली जाती है, यानी वेट बढ़ा दिया जाता है, और जब उसने सरफेस पे आना हो तो वो उसको खाली कर दिया जाता है और वो फिर सरफेस पे आ जाती है। ये था आर्किमिडीज का असूल या आर्किमिडीज प्रिंसिपल, जो एक बड़ा इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। यानी अगर आप कोई भी चीज़ पानी की सरफेस के ऊपर रखते हैं तो जितना उसका वॉल्यूम होता है उतना वॉल्यूम वो डिस्प्लेस करता है, और उतना वॉल्यूम जो वाटर का है वो अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगाता है जिसको आप थ्रस्ट बोलते हैं।
अगर अपथ्रस्ट और ऑब्जेक्ट का वेट इक्वल भी हो जाए तो बॉडी फ्लोट करती है। अगर जो अपथ्रस्ट है वो जो वेट है बॉडी का वो ज़्यादा हो जाए अपथ्रस्ट से तो बॉडी ड्राउन कर जाती है। अब यहाँ पे हम एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और देखते हैं कि है ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट। ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट को समझने के लिए पहले तो इसमें ये एक नेचुरल इफ़ेक्ट है। ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट हमारा जो एटमॉस्फेयर है ये एक डिफरेंट गैसेस का कॉम्बिनेशन है, जिसमें ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है और बड़ी थोड़ी मिकदार में कार्बन डाइऑक्साइड है और इस तरह की गैसेस हैं। ज़्यादा नाइट्रोजन है और ऑक्सीजन है। ये एक नेचुरल कॉम्बिनेशन है। इसी तरह से हमारा जो एक ओजोन की लेयर है, सन रेज जब आती हैं हमारी अर्थ पे तो नेचुरली ऐसा सेटअप है कि कुछ रेज जो है ट्रैप हो जाती हैं इस हमारी अर्थ पे, कुछ वापस रिफ्लेक्ट हो जाती हैं। अब जो ट्रैप हो जाती हैं वो ज़रूरी हैं हमारे अर्थ का टेम्परेचर बरकरार रखने के लिए, और जो रिफ्लेक्ट बैक हो जाती हैं वो हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं। तो ये एक नेचुरल ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट है जिसको हम कहते हैं कि जो ज़रूरी है इस अर्थ का टेम्परेचर बरकरार रखने के लिए कि जो यूज़फुल रेज हैं वो ट्रैप हो जाएं और जो यूज़फुल नहीं है, हार्मफुल हैं, वो वापस रिफ्लेक्ट हो जाएं। लेकिन ओजोन में जो एक होल प्रोड्यूस हुआ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद, हमारा इतनी गैसेस हमने एटमॉस्फेयर में छोड़ी कि जो हवा का नेचुरल कॉन्स्टिट्यूएंट्स था गैसेस का वो डिस्टर्ब हो गया और क्लोरोफ्लोरोकार्बन ज़्यादा हो गए, जिससे ओजोन में एक होल प्रोड्यूस हो गया। तो अब जो रेज, सन रेज हैं वो आती हैं जो अर्थ पे, कुछ हार्मफुल रेज भी अर्थ पे ट्रैप हो जाती हैं, वो वापस रिफ्लेक्ट नहीं करती। तो इस तरह से अर्थ का जो टेम्परेचर है वो वेरी कर रहा है, इंक्रीज़ कर रहा है। इसमें जो वेदर चेंजेस है वो भी आ रहे हैं, जिसको हम ग्लोबल वार्मिंग भी कहते हैं, और इसको हम इन्हांस्ड ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट कहते हैं। यानी ज़रूरत से ज़्यादा जो रेज़ हैं उनका ट्रैप हो जाना, इसको हम इन्हांस्ड ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट कहते हैं, जो ग्लोबल वार्मिंग की वजह बन रहा है। हमारी ज़मीन का जो टेम्परेचर बढ़ रहा है उसकी वजह, और जो इन्वायरमेंटल चेंजेस आ रहे हैं उसकी वजह ये बन रहा है। अब हम एटम के स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं, थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन उसका। एटम इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल। वैसे इससे भी स्मॉलेस्ट पार्टिकल हैं जो अब डिस्कवर हो चुके हैं। एटम का स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो इसके सेंटर में एक न्यूक्लियस है, जो जहाँ पे उसका तकरीबन सारा मैस कंसनट्रेटेड होता है एटम का। न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स होते हैं जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, और न्यूट्रॉन्स होते हैं जो चार्जलेस होते हैं, और न्यूक्लियस के गिर्द डिफरेंट ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे होते हैं जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। अब इलेक्ट्रिकली एटम न्यूट्रल होता है, यानी प्रोटॉन्स की तादाद इलेक्ट्रॉन्स की तादाद के बराबर होती है, यानी जितना पॉजिटिव चार्ज होता है उतना ही नेगेटिव चार्ज होता है, और इस वजह से हम इसको कहते हैं कि ये एक न्यूट्रल बॉडी है। अब इलेक्ट्रिसिटी की अगर हम बात कर लें तो इलेक्ट्रिसिटी हम कहते हैं फ्लो ऑफ चार्जेस को मज़ीद स्पेसिफाई कर दें तो फ्लो ऑफ नेगेटिव चार्जेस को हम इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। तो अब यहाँ पे चार्ज का कॉन्सेप्ट आ गया है कि चार्ज से क्या मुराद है। तो चार्ज, हम एटम को चार्ज उस वक्त कहते हैं जब उसका नेचुरल जो वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है वो न्यूट्रल स्टेट हम ख़त्म कर दें, यानी या तो उसमें इलेक्ट्रॉन्स हम उससे निकाल लें या इलेक्ट्रॉन्स उसमें ऐड कर दें। तो अगर आप उसमें इलेक्ट्रॉन्स ऐड कर देते हैं या इलेक्ट्रॉन्स निकाल लेते हैं तो अब एटम न्यूट्रल नहीं रहेगा, अब उसमें प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स का जो नंबर है वो सेम नहीं रहेगा। तो अब हम कहेंगे कि एटम के ऊपर या प्रोटॉन्स उसमें ज़्यादा हैं या इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा हैं। तो अगर प्रोटॉन्स ज़्यादा हो गए हैं तो ये पॉजिटिवली चार्ज होगा, अगर इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा हो गए हैं तो ये नेगेटिवली चार्ज होगा। तो इसको फिर हम कहते हैं कि ये अब चार्ज है। तो कोई भी जो बॉडी है वो एटम्स से मिलकर बनी हुई होती है। अब हम इन इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो न्यूक्लियस से बाहर ऑर्बिट्स में रिवॉल्व कर रहे होते हैं। प्रोटॉन्स न्यूक्लियस के अंदर होते हैं
तो किसी भी किस्म के जो केमिकल या फिज़िकल रिएक्शंस होते हैं उनमें इलेक्ट्रॉन्स ही हिस्सा लेते हैं। अब इलेक्ट्रॉन्स को अगर आप कोई फोर्स प्रोवाइड कर दें कि वो एक डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर दें, तो उसको हम कहते हैं कि ये इलेक्ट्रिसिटी है। वो एक करंट की फॉर्म में एक फोर्स बन जाते हैं, जिससे फिर हम जो है जिसको हम एज अ एनर्जी सोर्स उसको हम यूज़ करते हैं। तो चार्जेस यानी पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज जब वो रेस्ट पोजीशन में होते हैं तो हम उनको स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी भी बोलते हैं, और जब वही चार्जेस मोशन में आ जाते हैं तो हम उसको इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं, या करंट आप उसको बोल लें। तो करंट को मेजर किया जाता है एम्पियर्स में, और चार्जेस को मेजर किया जाता है कूलम में। ये इसका SI यूनिट है। एटम में जो प्रोटॉन्स का नंबर होता है उसको हम उसका चार्ज नंबर कहते हैं, और एटम के न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को अगर हम जमा कर लें तो जो हमारे पास नंबर आएगा उसको हम उस एटम का मैस नंबर कहते हैं। तो नेचुरली कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जो कि रेडिएट करते हैं, यानी रेडिएशंस एमिट करते रहते हैं। इस प्रोसेस को हम नेचुरल रेडियो एक्टिविटी कहते हैं। रेडिएशंस का एमिट करवाने का ये अमल जो है, ये हम इसको आर्टिफिशली भी, कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनको आर्टिफिशली भी रेडियो एक्टिव करवाया जा सकता है, तो उसको फिर हम आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी कहते हैं। अब न्यूक्लियर रिएक्शन से मुराद ऐसे रिएक्शंस होते हैं जिनमें न्यूक्लियस ऑफ द एटम इन्वॉल्व होता है। ये बेसिकली दो तरह के होते हैं, एक हम फिशन रिएक्शन कहते हैं, एक हम फ्यूजन रिएक्शन कहते हैं। फिशन से मुराद है तोड़ना, यानी आप न्यूक्लियस को तोड़ देते हैं, एक बड़े न्यूक्लियस को दो स्मॉल न्यूक्लियाई में चेंज कर देते हैं। और फ्यूजन से मुराद है जोड़ना, यानी दो स्मॉल न्यूक्लियाई को मिला के एक बड़ा न्यूक्लियस बना देते हैं, तो इसको हम फ्यूजन कहते हैं। इन दोनों रिएक्शंस में बहुत ज़्यादा एनर्जी जो है वो रिलीज़ होती है। इसका अंदाज़ा आप यहाँ से कर सकते हैं कि सन के सरफेस के ऊपर जो रिएक्शन हो रहा है वो फ्यूजन रिएक्शन है। वहाँ पे हाइड्रोजन मिल के हीलियम बना रहे हैं और कॉन्टीन्यूसली रिएक्शन हो रहा है, और सन का जो टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा है, तो ये फ्यूजन रिएक्शन इतनी ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ करता है। फ्यूजन रिएक्शन को इनिशिएट करवाना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि दो एलिमेंट्स को, दो स्मॉल न्यूक्लियाई को एक दूसरे के करीब लाना और फ्यूज़ करवाना मुश्किल होता है। अब ये जो न्यूक्लियर रिएक्शंस हैं, इनको न्यूक्लियर रिएक्टर्स में भी यूज़ किया जाता है, जहाँ से इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट की जाती है। लेकिन इसके डिस्ट्रक्टिव यूजेस भी हैं, यानी ये जो एटॉमिक बॉम्ब्स हैं, और वहाँ पे भी इस तरह के रिएक्शंस यूज़ किए जाते हैं। फिशन रिएक्शन, अगर एक चेन रिएक्शन शुरू हो जाए तो वो बहुत डिस्ट्रक्टिव साबित हो सकता है और उसको रोकना मुश्किल होता है, और इसी को हम न्यूक्लियर बॉम्ब्स में इसी जो रिएक्शंस को ही यूज़ किया जाता है।